हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर रिपीट हुए हैं। पक्का कोई ना कोई 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप स्किप ना करें। जो बताए हैं वो क्वेश्चन सभी आप कल तैयार करके जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका अक्षमता की अवधारणा तथा उसके प्रकारों का उल्लेख करें। तो अक्षमता की अवधारणा पे मैं आप पहले ही चर्चा कर चुकी हूँ और उसके प्रकार। तो अक्षमता का मतलब होता है किसी कार्य को या अपने दैनिक कार्य को ना कर पाने की जो क्षमता होती है उसे हम अक्षमता कहते हैं। और ये जो अक्षमता होती है वो मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक या संज्ञानात्मक समस्या से संबंधित भी हो सकती है। और ये कई बार क्या होता है, जन्मजात भी हो सकती है और किसी दुर्घटनावश भी हो सकती है। और इसके अगर हम प्रकारों की बात करें तो 2 प्रकार हैं, शारीरिक और बौद्धिक। तो सबसे पहले बौद्धिक को देख लेते हैं। बौद्धिक जो अक्षमता है, बौद्धिक अक्षमता का मतलब होता है कि मानसिक रूप से किसी कार्य को ना कर पाना। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसके मस्तिष्क का तथा मस्तिष्क से करने वाले जो काम होते हैं उसका बहुत बड़ा एक भूमिका होती है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि हम अगर किसी काम को सोच समझ कर नहीं कर पाते या तो आगे हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये जो बौद्धिक अक्षमता है इसमें क्या होता है, इससे ग्रस्त जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने लिखने में और समझने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। और ये जो बच्चे होते हैं वो अपने दैनिक कार्य को करने में भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करते हैं। इनका IQ लेवल की अगर बात करें तो इनका जो IQ लेवल होता है वो 70 to 75% तक होता है और कई बार इससे भी कम हो जाता है। और इस स्थिति को कई बार मानसिक मंदता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गई आपकी बौद्धिक अक्षमता। फिर हम बात करते हैं शारीरिक अक्षमता की। तो शारीरिक अक्षमता मतलब जो शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति है या शारीरिक रूप से किसी कार्य को ना कर पाना। शारीरिक रूप से जैसे आपने देखा होगा, हम अपने दैनिक कार्य को जैसे उठने बैठने चलने, किसी सामान को उठाने आदि जो क्रियाएं हैं, यदि हम इन क्रियाओं को भी नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब हम किसी न किसी शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त हैं। तो ऐसी जो समस्याएं होती हैं या ऐसी समस्याओं से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनको शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति कहा जा सकता है। जो शारीरिक अक्षमता होती है, जैसे आपने देखा होगा रीढ़ की हड्डी, कई बार कुछ लोगों को रीढ़ की हड्डी की अक्षमता होती है तो उनको बैठने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक बैठना एक सामान्य क्रिया है आपके दैनिक जीवन की, परंतु यदि उसको करने में आपको कठिनाई हो रही है तो आप किसी शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त हैं। इसी प्रकार से जब आपके सिर में कोई चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। और इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि जो सिर की चोट होती है वो जल्दी ठीक नहीं होती, क्योंकि एक बार जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज हो जाती हैं तो उनको दोबारा ठीक नहीं किया जाता। इसीलिए या सुनने में अक्षमता होती है, तो सुनने में अक्षमता, सुनना हमारी एक दैनिक क्रिया से संबंधित एक काम है, लेकिन अगर हम नहीं सुन पा रहे हैं किसी कारणवश तो वो एक क्या है, वो शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 1, शारीरिक अक्षमता की अवधारणा, उसके 2 प्रकार। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अवधान न्यून अतिक्रिया विकार पर टिप्पणी लिखें। मतलब अवधान न्यून अतिक्रिया जो है उस पर टिप्पणी लिखनी है। तो ये एक आप जानते हैं कि ये एक डिसऑर्डर है और ये जो डिसऑर्डर होता है वो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है। और इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। जब उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है तो वो चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक नहीं होता। तो जब वो असक्षम हो जाता है सुनने में, ध्यान केंद्रित करने में, तो वो क्या करता है, वो चीज़ों को कहीं भी रख के भूल जाता है, वो अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पाता है। तो ये आपका अवधान न्यून अतिक्रिया विकार है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदी प्रक्रमण जो विकार है यानी कि SPD को संक्षिप्त में लिखिए। अब इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जो आपको याद रखना है, संवेदी प्रसंस्करण जो विकार है वो मस्तिष्क से संबंधित एक विकार है। इस विकार में क्या होता है कि मस्तिष्क को जानकारी प्राप्त करने में कई बार बहुत परेशानी होती है और इंद्रियों के जो मस्तिष्क है वो इंद्रियों के माध्यम से जानकारी को प्राप्त करता है। और इस बीमारी से जो ग्रस्त लोग होते हैं उनको क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ही संवेदनशील होते हैं। अगर आप उनको हल्का सा स्पर्श करेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आपने उनको दबा लिया है, आपने उनको दबोचा है।
तो या उनकी आप त्वचा को दबोच रहे हैं, इस प्रकार से, तो ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील प्रकृति के व्यक्ति होते हैं और ये जो प्रॉब्लम है वो मस्तिष्क से संबंधित है। अगले अगर क्वेश्चन की ओर चलें हम, तो फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है ODD के लक्षणों का उल्लेख करें। ODD जो है एक प्रकार का विकार है और आप सभी जानते हैं ODD के बारे में, और कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है इसके लक्षण बेसिकली। तो इसका जो लक्षण की अगर हम बात करें तो पहला है बोलने से पहले ना सोचना, दोस्त बनाने में मुश्किल होती है, लड़ाई करते हैं, ये दूसरों पर दोष लगाते हैं, ज़्यादा गुस्सा करते हैं, दोस्तों से लड़ाई करते हैं, आत्मसम्मान की कमी होती है इनके अंतर्गत, और अपनी मर्जी से ये कार्य करते हैं और बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। तो ये सभी जो हैं वो ODD के लक्षण हैं। अगर क्वेश्चन आता है ODD के लक्षण लिखो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप इजीली फटाफट से रिवाइज करके जाइए और कल आप एग्ज़ाम में ये लिख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, मैंने आपको बताया कि शारीरिक शिक्षा का एक रूपांतरित रूप है। इसमें जो भी शारीरिक क्रियाएं आपको कराई जाती हैं वो जो सामान्य बच्चों को कराई जा रही है उससे थोड़ा सा अलग होती है, ठीक है। तो अगर साधारण भाषा में बोले तो शारीरिक शिक्षा का ही रूपांतरित रूप जो है वो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा है। इसके अंतर्गत जो बच्चे होते हैं, जो असमर्थ बच्चे होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनकी रुचि, क्षमताओं और सीमाओं को ध्यान में रखकर ये जो क्रियाएं हैं वो कराई जाती हैं, और ये शारीरिक शिक्षा का ही एक उपविषय है, ठीक है। और इसके लक्ष्य की बात करें तो सबसे पहला है कि जो असमर्थ बच्चे हैं उनकी शारीरिक क्रियात्मक गतिविधियों का विकास करना, ठीक है, खेलों में भागीदारी के लिए उन्हें प्रेरित करना, इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको कम करना, और शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास करना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इसके उद्देश्य की, तो उद्देश्य की अगर हम चर्चा करें तो दिव्यांगों के लिए व्यक्तिगत कार्यक्रम तैयार करना सबसे पहला, दिव्यांगों के लिए एक सुरक्षित और सुलभ कार्यक्रम प्रदान करना, खेल भावना को बढ़ावा देना, सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, और अंतिम बिंदु है दिव्यांगों में आत्मसम्मान का विकास करना। तो जब अनुकूलित शारीरिक शिक्षा पर प्रश्न आता है तो आप ये तीनों चीज़ें लिख सकते हैं। पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्या है, उसके बाद उसके लक्ष्य एंड उसके उद्देश्य। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका का विस्तार से वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही तैयार किया जाता है, और कई बार आपसे 2 से 3 में भी पूछ लिया जा सकता है। तो सबसे पहला है परामर्शदाता। अब परामर्श का मतलब होता है काउंसलर। काउंसलर यानी कि जो व्यक्ति की समस्या और कठिनाइयों को समझता है और उनसे दूर करने के लिए उनकी सहायता करता है, ठीक है, उसे हम मार्गदर्शन या परामर्श कहते हैं। और जो परामर्श देता है उसे हम परामर्शदाता कहते हैं। अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बात करें तो ये जो परामर्शदाता होते हैं वो, या जो काउंसलर होते हैं, वो उन बच्चों की बातों को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें वो सुझाव देते हैं, उनको समझाते हैं, जिससे जो बच्चे होते हैं उसमें आत्मविश्वास की कमी जो है वो नहीं रहती है और वो आत्मसम्मान से युक्त हो जाते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, वो सशक्त बनते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा, अगर आप भी किसी काउंसलर से बात करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलता है कि आप अगर इस क्षेत्र में जाना चाहें तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आप किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो उसका किस प्रकार से सॉल्यूशन निकल सकता है। तो जब ओवरऑल हम जब सारी चीज़ों का डिस्कशन किसी काउंसलर के साथ करते हैं तो उससे क्या होता है, हम काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, हम मेंटली स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं और हम बहुत ज़्यादा हल्का फील करते हैं। जो काफ़ी एक हल्का इन द सेंस कि हम चीज़ों को बता चुके होते हैं, हमें पता हो चुका होता है कि अब हमें कैसे स्टैंड लेना है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का जब आपको पता चल जाता है तो आप फिर जीवन में कभी भी आप गलत निर्णय नहीं लेते हैं। तो काउंसलर जो है वो एक बच्चों के जीवन में इस प्रकार से एक भूमिका निभाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका भौतिक चिकित्सक। मैंने आपको बताया था, जिन्हें हम फिजियोथेरेपिस्ट भी बोलते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो बच्चों के लिए विशेष रूप से मददगार होते हैं और जिनमें वे गतिशीलता या स्थिरता की कमी होती है उनके लिए उन्हें वो थेरेपी द्वारा जो बच्चे होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनको ठीक करते हैं। और अगर उनको कोई मुद्रा दोष है या अन्य कोई प्रॉब्लम है
तो उससे संबंधित भी वो उनको ठीक करते हैं। इसके अलावा जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो बच्चे की शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और फिर मूल्यांकन करने के बाद उनके लिए वो व्यायामों का आयोजन करते हैं और उनका अभ्यास करवाते हैं, जिससे जो बच्चे हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक चिकित्सक। व्यावसायिक चिकित्सक यानी कि व्यावसायिक चिकित्सक बच्चों के साथ उनके अच्छे मोटर कौशल, संवेदी प्रसंस्करण, दृश्य कौशल और आत्म देखभाल करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये जो व्यावसायिक चिकित्सक होते हैं वो बच्चों के दैनिक कार्यों में आत्मनिर्भर बनाने की जो क्षमता होती है उसका विकास करते हैं, ताकि वो अपने दैनिक जीवन के कार्य हैं उनको आसानी से कर सकें। फिर अगला है आपका वाक चिकित्सक। वाक चिकित्सक की अगर हम बात करें तो ये स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं जो बच्चों को बोलना सिखाते हैं। जिन बच्चों को बोलना नहीं आता उनको बोलना सिखाते हैं और उनकी सहायता से जो बच्चे हैं वो भाषा को बोल सकते हैं और उन्हें भाषा से संबंधित कोई समस्या नहीं होती है। फिर है आपका शारीरिक शिक्षा शिक्षक। तो शारीरिक शिक्षक होते हैं, मतलब जो फिज़िकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं, आप सभी के स्कूल में होंगे वो आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे आप एक्टिव रहते हैं, जिससे आप फिज़िकली फिट रहते हैं। अगर हम दिव्यांग बच्चों के लिए बात करें तो उन बच्चों के लिए वो बहुत सारे परिवर्तन करते हैं। उनसे संबंधित जो पाठ्यक्रम होता है उसमें सुझाव के लिए वो अपने मत देते हैं। ठीक है, तो ये एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के जीवन में जो अलग अलग प्रोफेशनल्स के वो होते हैं, रोल होते हैं, उसका वर्णन हम कर चुके हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। आप लोग इसको तैयार करके जाइए, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।